गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आने वाले अब अपने जो पटवारी और वीडियो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम क्या है कि बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि भैया मॉक टेस्ट है ना, अब क्या किस टाइम पे देना सही रहता है, कि मतलब किस समय अपन को मॉक टेस्ट देना चाहिए और अब कितने मॉक टेस्ट अपन को लगानी चाहिए एक वीक के अंदर। खूब सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार एग्ज़ाम या मतलब टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही रहती है। मैंने तो LPR थ्योरी आप लोगों को पहले भी बताई थी, फिर आज बता देता हूँ। क्या है कि LPR थ्योरी का मतलब है अपन को जो अपन लर्न कर रहे हैं, जो अपन रिवाइज कर रहे हैं और जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो अगर अपन क्या है कि इस थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं कि भाई अपन क्या है कि सबसे पहले चीज़ों को सीख रहे हैं, फिर सब उनको रिवाइज करते जा रहे और अपनी जो भी अपने पास बुक है उससे अपन क्या है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप टाइमर लगा के करने लग जाते हो तो फिर अपन को मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर भी देखो अपन को क्वेश्चन ही करने और वही क्वेश्चन करने जो अपन PYQ वाली बुक से कर रहे हैं ना, वही क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या है कि एक को सुन रहा था मैं, एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसकी रैंक आई थी भाई, रैंक 8 आई थी उसकी। तो वो भाई बता रहा था कि मैंने क्या है कि टेस्ट वगैरह प्रीफर नहीं करे थे। और वो बता रहा था कि उसने टेस्ट वगैरह प्रीफर इसलिए नहीं करे थे क्योंकि उसने कहा कि जो मेरी बुक्स थी PYQ बुक्स ही मैं प्रैक्टिस करता था, और उन बुक्स की जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठता था तो मेरे 90% क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व हो जाते थे। मतलब कि वो 90% PYQ सॉल्व कर पाता था, सिर्फ 10% ही कुछ ऐसे सवाल होते थे जिसमें वो अटकता था, जिसके उसको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ती थी। बाकी 90% तो उसको क्या है कि सॉल्यूशन देखते ही फटाफट से समझ में आ जाता था कि अच्छा इसमें ये चीज़ हो रही थी, और वो खुद भी सॉल्व कर सकता था। तब क्या है कि उसने कहा कि भाई मेरे को मतलब मैं मॉक टेस्ट देना इतना प्रेफर नहीं करता था। बाकी मॉक टेस्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, क्योंकि अपन को क्या है कि एक तो पता लग जाता है कि यार किस टाइप के क्वेश्चन अपन को सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जब भी अपन टाइमर लगा के भी करेंगे तो अपन क्या है मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि अपने सारे क्वेश्चंस क्या है कि मिलेंगे अपन को। अपना हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, कंप्यूटर के भी मिलेंगे, GK के भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे। तो अपने जितने भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं और अपन को एक टाइम लिमिटेशन के अंदर करना पड़ता है। तो आप लोग क्या है कि ये क्लियर कर लो कि यार आप लोगों को मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि यार मैं बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, PYQs प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट बाद में लगा लूँगा। तो भाई अपन बाद में नहीं लगा सकते। देखो सबका अलग अलग लेवल रहता है। उस भाई को तैयारी करते हुए बहुत टाइम हो चुका था, ठीक है, जिसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो मतलब 2 सालों से लगा हुआ था प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कंसिस्टेंसी से। तब जाके उसने ये बात बोली है कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैंने टेस्ट को प्रीफर नहीं करा था। और टेस्ट मैंने प्रीफर करे थे तो 1-2 टेस्ट ही मैंने दिए थे, ज़्यादा टेस्ट मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि, और उसका टाइम उसने इस तरीके से मैनेज कर लिया था कि वो टाइमर लगा के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता था। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स एक साथ उठा के एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करता था कि टाइमर लगा के, मैथ के भी इसी तरीके से वो करता था और उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिला था, ठीक है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी को बहुत लंबे समय तक 2 साल तक कंसिस्टेंटली उसने 6 घंटे निकाल के प्रॉपर तरीके से रूटीन वाइज कि भाई आज मेरे को ये सब्जेक्ट। और उस भाई ने ये भी बोला था कि लास्ट के मतलब कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसने जो एग्ज़ाम निकाला था वो बढ़िया लेवल का एग्ज़ाम था। उसके अंदर 2 एग्ज़ाम होता था, एक प्री और एक मेंस। तो उसने कहा था कि प्री जब मेरा क्लियर हुआ था, उसके बाद मेंस का जब रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट के बाद उसको सिर्फ 10 दिन मिले थे। तो 10 दिन के अंदर तो उसका मतलब प्री एग्ज़ाम होते ही उसको पता लग चुका था कि भाई इसका स्कोर इतना जा रहा है, प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए इसकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, तब उसको मेंस पे लग जाना चाहिए। तो वो बोल रहा था कि 1 महीने में मैंने मेरे सब्जेक्टों को कम से कम भी नहीं तो 10 बार रिवाइज़ करा था। मतलब कि पूरे सिलेबस को 10 बार रिवाइज़ करना। अब सब्जेक्ट तो आप देख लो कि अगर आपके सिलेबस के अंदर 5 सब्जेक्ट है तो उसने कितनी बार रिवाइज़ कर लिया उनको, उसने उस सिलेबस को 10 बार रिवाइज़ करा था, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरे को कि अगर आपके सिलेबस के अंदर 5 सब्जेक्ट है तो उन 5 सब्जेक्ट को उसने 10 बार रिवाइज़ कर लिया, वही 50 बार उसने रिवाइज़ करा था। ऐसे सिलेबस को उसने अपने सिलेबस को 10 बार रिवाइज़ कर चुका था, क्योंकि उसको सारी चीज़ें, उसका ये फिक्स था कि भाई वो डेली दिन का एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करेगा, उसको कैसे भी करके रिवाइज़ करना है। उसने कहा था कि मेरा है ना कि 5 बार तो मैंने इस तरीके से रिवाइज़ कर ली थी कि सब्जेक्ट रिवाइज़ कर ली थी, और 5 बार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब्जेक्ट रिवाइज़ कर ली थी। इस तरीके से मेरे 10 बार मैंने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लिया था, मतलब 10 बार मैंने सिलेबस को रिवाइज़ कर लिया था, उसने ये कहा था। तो भाई बहुत ही खतरनाक था और उसकी रैंक निकली थी रैंक 8, ठीक है।
तो उसको सुन रहा था तो भाई अलग ही मोटिवेशन मिला, तो सोचा यार आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। लेकिन वहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिली कि यार अपन मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है कि उसने भी कहा कि बहुत ज़्यादा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि आपके टीचर्स बताते हैं। ठीक है, तो टीचर्स तो बता ही रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट तो अपन को लगाना ही है। तो अब क्या है कि यार अब अपने पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि स्ट्रेस भी आने लग गया। अब सबके मतलब सब घबराए हुए हैं, सबके ऊपर प्रेशर है कि भाई यार ये सब्जेक्ट रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से मैनेज करें क्या। तो एक तो देखो सबसे बड़ी बात बताऊँ ना मैं, तो आप लोगों को खुद को पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, और कब करना है। तो ये तो यार आपको खुद को पता होगा कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो अभी भी लेके बैठो, सुबह शाम दिन रात भाई एक कर दो। क्योंकि क्या पता अगर आप अभी मेहनत कर लोगे ना, सिलेक्शन होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं, लेकिन क्या पता अपनी मेहनत से हो जाए सिलेक्शन। नहीं करेंगे तो कंफर्म हो जाता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन अगर अपन मेहनत करें तो हो भी सकता है ना सिलेक्शन। तो भाई यार खाना पीना एक तरफ, बाहर की पार्टी एक तरफ, ठीक है, सोना एक तरफ रख दो कुछ दिनों के लिए और जी जान लगा के एक्टिव हो जाओ भाई। क्योंकि अब अपना एग्ज़ाम आ ही चुका है भाई, बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, और दोनों एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया लेवल के एग्ज़ाम है, बार बार नहीं आती वैकेंसियाँ, सब लगे हुए हैं भाई, प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। मैं तो इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ ना, मेरे साथ जो बच्चे आते हैं ना वो भी, मुझे तो अब पता लगा कि यार वो भी पटवारी और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। देख लो अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी लगे हुए हैं। मतलब कि मेरी क्लास में भी यार एक दो बच्चे थे, तो वो भी पटवारी या वीडियो कुछ सर्च करते हैं तो मेरे वीडियो मिल ही जाते हैं। तो बोल रहे थे भाई तू पटवारी की तैयारी कर रहा है, भाई तू वीडियो की तैयारी कर रहा है, यार तूने बताया नहीं, हमारा भी CET ग्रेजुएशन वाला क्लियर हो रखा है, हमने भी फॉर्म भरा है, तो भाई कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो भाई उन लोगों ने भी मतलब पढ़ रखा है, राजस्थान GK कंप्लीट कर रखी है, इंडिया GK पढ़ रहे हैं, तो भाई सब लोग लगे हुए हैं भाई। जब इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए पटवारी या वीडियो के सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं, तो यार कुछ लोग जो कि प्रॉपर फोकस करके बैठे हैं ना, तो उनको तो ये एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, उनको तो पटवारी की ही जॉब लेनी है, उनको वीडियो की ही जॉब लेनी है, तो भाई उनकी प्रिपरेशन तो अलग ही लेवल की होगी। तो यार मेहनत करना तो स्टार्ट कर ही दो। स्टार्ट का इन द सेंस कि भाई जी जान लगा कि अब तो शुरू हो जाओ। अब मत देखो यार दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, जब भी इच्छा हो रही है ना, जब भी पढ़ो 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 भाई। नींद के ऊपर कंट्रोल करो, और नींद के ऊपर देखो कंट्रोल किस तरीके से कर पाओगी। जब भी नींद आए ना, आपको नींद आएगी, और वो नींद इस तरीके से आएगी कि आपको पढ़ते पढ़ते भी क्या पता नींद, मतलब ऐसे आप टप टप करते रहो बार बार, ठीक है, कि भैया नींद आ रही है, बार बार झोंके आ रहे हैं नींद के। तो उस समय आप कहें कि 10 मिनट का ब्रेक लेके फटाफट से या तो चक्कर काट लो या फिर मुंह धो लो, ठीक है। इस तरीके से आपको नींद को कंट्रोल करना है। सो मत जाना भाई, अगर उस टाइम पे सो गए ना तो कब 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे 1% भी पता नहीं लगेगा। वो 10 मिनट की नींद आएगी आपको, उस टाइम पे क्या है कि आप या तो दूसरी बुक पढ़ना चालू कर दो, या फिर चक्कर लगाना, या फिर मुँह धोना, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लो। अब ये मत सोचो यार दिन रात की कौन क्या कुछ भी कर लो भाई, पुशअप लगा लो, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो जिससे नींद भाग जाए, और प्रॉपर तरीके से दिन रात एक कर लो, क्योंकि सिलेक्शन आपके खुद के हाथों में। आपको खुद को पता है कि भाई अपने को कितना आता है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। देखो ये कि आप ये कर लो वो कर लो, एक डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको 1000 बार बता दिया था कि भाई ये सब्जेक्ट पहले निपटाओ, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शेड्यूल को फॉलो कर रहा है भाई शेड्यूल को फॉलो करते रहो, लेकिन अपना भी खुद का थोड़ा ध्यान रखो कि आपकी कौन से सब्जेक्ट वीक है। क्योंकि मैं तो उस हिसाब से चल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो रिवाइज़ करना है। मैं तो अगर एक दिन भी शेड्यूल से पीछे रह जाता हूँ तो भाई मैं तो पूरी रात जाग के भी कर लूँगा, या फिर किधर मैनेज कर ही लेता हूँ। तो उस तरीके से यार सबको अपना अपना पता है, तो सब अपने अपने हिसाब से चलते रहो, फास्ट चलो, स्पीड में चलो, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। और मॉक का तो ऐसा है कि भाई मॉक अब डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 मॉक तो अब देना शुरू कर ही दो। फिर जब लास्ट में टाइम आएगा तो अपन डेली का 1 मॉक भी दे लेंगे, लेकिन अभी डेली के मतलब मॉक हफ्ते में 2 मॉक दे लो फुल लेंथ के। और जिनका भी स्कोर नहीं आ रहा ना यार, खूब सारे मैसेज करते कि भैया मेरा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी मॉक के अंदर। तो भाई स्कोर नहीं बढ़ रहा ना, तो सिर्फ एक काम करो, आप सबसे पहले माइनर मॉक्स देना चालू कर दो। माइनर मॉक का मतलब है कि आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट देना चालू करो। जैसे कि कोई सा भी सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट वाइज दे लो। आप सबसे पहले क्या है कि अपनी रीजनिंग के सारे टॉपिक आपने कर लिए, बूस्टर PDF परचेज कर ली होगी, सारे PDF से कर लिए होंगे, नहीं करे तो भाई कर लो फटाफट से उन PDF को। बूस्टर PDF आपको मिली जाएगी 29 रुपीज़ के अंदर, स्कैनर पे करके, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कर लो आप सबसे पहले रीजनिंग कंप्लीट के बाद में रीजनिंग का एक फुल लेंथ का टेस्ट दे लो कि भाई रीजनिंग हो सारे ऐसा पेपर, और सेट करो और फिर अपना टेस्ट दे लो, ठीक है। ये माइनर मॉक हो जाएगा आपका। फिर इसी तरीके से आप मैथ के लगा लो।
इसी तरीके से आप इंडिया का जीके लगा लो, फिर उसी तरीके राजस्थान जीके, कंप्यूटर और फिर हिंदी और इंग्लिश। इस तरीके से माइनर मॉक दोगे, और माइनर मॉक दोगे ना टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। देखो माइनर मॉक आपको जब ये दोगे तो आपको एनालाइज करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार इस सब्जेक्ट के मेरे ये टॉपिक्स मेरे बहुत ज़्यादा वीक है, तो इनको मेरे को एक और बार रिवाइज करना चाहिए और इनको एक और बार मेरे को ढंग से पढ़ना चाहिए। जो भी मेरे नोट्स है, जो भी मैं स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कर रहा हूँ, उससे एक और बार मेरे को ढंग से पढ़ना चाहिए, तब जाके मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करोगे और फिर फुल लेंथ पे आ जाओ। फिर ये मत देखो यार अब स्कोर नहीं आ रहा कि क्या नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपने माइनर मॉक दे लिए, सिलेबस को रिवाइज कर लिया, 100% सिलेबस किसी का होता भी नहीं है और ना करना रहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना किसी को भी 100% सिलेबस, बस जितना हो गया ना उसी को इतना परफेक्ट मान के कि भाई उस भाई का जो इंटरव्यू सुना था ना, तो वो भाई बोल रहा था कि यार अपने एक तो सोर्सेज को लिमिटेड रखो, सोर्सेज अनलिमिटेड मत रखो कि ये भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया। एक लिमिटेड सोर्स रखो और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, उसको मानो कि हाँ ठीक है हो गया यहाँ से। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जो खूब सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है, शायद आपकी टीचर ने नहीं करवाई, तो आप उनको नोट्स में ऐड करते रहो। ठीक है, और ये नहीं कि यार इन टीचर्स ने तो ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई, ये हटाई दिया पूरा, तो यार ये तो टीचर ही बेकार है, अब तो क्या ही करें, दूसरे टीचर से शुरू से पढ़ लेता हूँ, फिर से दूसरे बैच का या दूसरे ऐप का कोर्स ले लेता हूँ, वहाँ से पढ़ूँ। तो भाई ये चीज़ें नहीं होती यार, दूसरी तीसरी जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता है, वही चीज़ें रहती है बस 70% 80%, मतलब मुश्किल से 5 से 10%, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये फ़र्क आता होगा। और वो अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, तो वो आपको फ़र्क भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को लर्न करोगे, याद करके रखोगे, आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें मैंने सीख ली और ख़त्म सिलेबस। इस तरीके से करो। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस मॉक टेस्ट के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, देखो मॉक टेस्ट क्या है कि आपको हफ्ते में 2 मॉक लगाने। ठीक है, हफ्ते में 2 मॉक लगाने। अब वो क्या है कि एक तो वेडनेसडे फिक्स कर लो और एक सैटरडे फिक्स कर लो। ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे को आपको 2 मॉक लगाने, फुल लेंथ के मॉक लगाने। और अगर माइनर मॉक लगा रहे हो तो माइनर मॉक तो लगाओ, आप कभी भी लगा सकते हो, कि इन द सेंस है कि पूरे दिन में आप कभी भी एक पूरे उसका लगा लो माइनर मॉक। ठीक है, ऐसे हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते तक रेगुलर आप माइनर मॉक्स ही देते रहो सबसे पहले तो, और मेजर मॉक्स देना है तो हफ्ते में 1 मॉक दे लो, क्योंकि जब आपकी माइनर की सीरीज़ चल रही है तो उसमें मेजर 1 दोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर एक बार मार्क्स बढ़ने लग जाते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ था, अब उसका लेवल देखो, थोड़ा बहुत तो सही था लेवल तो, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आए थे, वही PYQs ही आते हैं। अब खूब सारे क्वेश्चन तो नए देखने के लिए मिलते ही है। मैंने पहले भी कहा कि हर एग्ज़ाम के अंदर नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एग्ज़ाम के अंदर नए क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि भाई अगर वही क्वेश्चन रिपीट होना है तो फिर क्या ही मतलब है, फिर तो लोग PYQ ही पढ़ेंगे ना डायरेक्ट में। मतलब कोई भी आके PYQ 70-80 हज़ार PYQ मतलब रट लेगा वो, तो यार बैठ के रटने मतलब PYQ ही आ रहे तो भाई वो तो रटेगा ना, क्या कंसेप्ट समझेगा। लेकिन क्या है, PYQs भी नहीं आते, PYQs से रिलेटेड थ्योरी वो ज़रूर पूछेगा कि मतलब इस टॉपिक के PYQ ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि वो वहीं से स्टोरी घुमाएगा। जैसे कि कोई भी टॉपिक है अपना, अगर उसके खूब सारे PYQs देखने को मिल रहे हैं कि यार इस चैप्टर से 100% और इसी टॉपिक के सब टॉपिक से ये क्वेश्चन 100% आता है, तो उसको क्लियर करके चलो आप कि यहाँ से अगली बार मतलब अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा और थोड़ा घूम के बन सकता है। ये कन्फर्मेशन के साथ में करोगे तो क्या है कि क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे आपको, और एग्जामिनर की भावनाएं भी समझ में आ जाएगी कि भाई यार कि वो कहाँ से पैटर्न बदलता है, कहाँ से क्या करता है, कैसे सोचता है। अपन को एग्जामिनर की तरह सोचना है कि यार किस तरीके से वो क्वेश्चन अपन को रिजेक्ट करने के लिए बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि पुटअप करने का तरीका ही तो एक वो रहता है जो अपना क्वेश्चन गलत करवा देता है। ठीक है, तो एक बार इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना। और भाई जिसने बूस्टर PDF नहीं खरीदी हो वो बूस्टर PDF खरीद लो। बूस्टर PDF ओनली 29 रुपीज़ की है, जिसके अंदर आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कवर हैं और सभी टॉपिक्स के 150 रिसेंट ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये एक PDF आपको मतलब 2 रुपये की पड़ रही है, उसके अंदर लगभग 15 PDF हैं। ठीक है, तो 15 × 2 30 रुपये होते हैं आपके। 29 रुपीज़ के अंदर आपको 15 PDF 150 क्वेश्चन की मिल रही है। तो गाइज़ उसको ख़रीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिसेंट ईयर में किस टाइप का पैटर्न चल रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आपकी कोई भी डाउट है ना गाइज़, तो आप कमेंट करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स और आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो वहाँ पे भेजो। वहाँ पे इतने बढ़िया बच्चे बैठे भाई, तुरंत आप भेजोगे ना तुरंत आपको सॉल्व करके दे देंगे। आज 2 क्वेश्चन किसी ने भेजे थे, भैया सेकंड और थर्ड बताना, मैं जब तक देगा उससे पहले तो बच्चों ने सॉल्यूशन भी दे रखे थे। तो मैंने बोल रखा है भाई हेल्प करने के लिए, किसी को कोई भी डाउट पूछे उसकी हेल्प करो भाई,
कोई भी क्वेश्चन भेजिए उसका सॉल्व करके भेजिए, लेकिन फालतू की चैट्स मत करो वहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।